नमस्कार। आज के इस लीगल डिकोडिंग सेशन में एक ऐसे दस्तावेज की गुत्थी सुलझाएंगे जो हमारी पूरी सिविल न्यायिक प्रणाली की रीढ़ है। बात हो रही है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की। बाहर से देखने पर यह संहिता बहुत भारी भरकम और डरावनी लग सकती है, लेकिन आज इसे बिल्कुल पार्ट वाइज, सेक्शन वाइज और ऑर्डर वाइज इतने आसान तरीके से डिकोड करेंगे कि सारी जटिलता खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे ढांचे को समझने के लिए आज का हमारा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले संहिता का परिचय, फिर धाराएं बनाम आदेश का अहम अंतर, इसके बाद वाद के पक्षकार, फिर डिक्री को समझेंगे और अंत में डिक्री का निष्पादन। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। नंबर 1, संहिता का त्वरित परिचय। किसी भी कानून की तह तक जाने के लिए थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। यह है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का मूल टाइटल पेज। ये 1908 का एक्ट नंबर 5 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे 21 मार्च 1908 को अधिनियमित किया गया था, लेकिन ये 1 जनवरी 1909 को लागू हुआ। भौगोलिक रूप से देखें तो ये पूरे भारत पर लागू होता है, बस कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे नागालैंड और कुछ जनजातीय क्षेत्र। हालांकि राज्य सरकारें चाहें तो इसे वहां भी लागू कर सकती हैं। ये पूरा का पूरा कानून 11 भागों में बटा हुआ है। सोचिए, 1 सदी से भी पुराना यह दस्तावेज आज भी न्यायालयों का मार्गदर्शन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, धाराएं बनाम आदेश। यहीं पर अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस वैचारिक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। 11 भागों में बटी इस संहिता में धाराओं यानी सेक्शंस और आदेशों यानी ऑर्डर्स के बीच एक बिल्कुल साफ लकीर है। चलिए इसे एक मशीन की तरह समझकर देखते हैं। जो धाराएं हैं ना, वो इस मशीन का इंजन है। ये न्यायालय को मूल अधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्ति देती हैं। दूसरी तरफ आदेश और नियम एक निर्देश पुस्तिका या इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह हैं। इंजन अदालत को ताकत तो देता है, लेकिन उस ताकत का कदम दर कदम इस्तेमाल कैसे करना है, प्रक्रिया क्या होगी, ये हमें ऑर्डर्स बताते हैं। इस इंजन के काम करने का एक बेहतरीन प्रैक्टिकल उदाहरण धारा 89 और 90 में मिलता है। ये धाराएं न्यायालय को ये शक्ति देती हैं कि अगर सेटलमेंट की गुंजाइश हो तो मामलों को किसी उपयुक्त संस्था को भेजा जा सकता है। इन्हीं में से एक है लोक अदालत। यहाँ न्यायालय एक मूल धारा का इस्तेमाल कर रहा है जो एक नया क्षेत्राधिकार पैदा कर रही है, ताकि विवादों का निपटारा अदालत के बाहर न्यायिक समझौते के माध्यम से भी हो सके। तीसरा भाग, वाद के पक्षकार यानी पार्टीज इन अ सूट। अब इंजन से निकलकर उस प्रैक्टिकल मैनुअल के पन्ने पलटते हैं। जब मामला कोर्ट में जाता है तो असल में उसमें शामिल कौन होता है? आदेश 1 बिल्कुल यही बताता है कि वादियों और प्रतिवादियों को एक मुकदमे में एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर न्यायालय को लगता है कि कई पक्षकारों को एक साथ जोड़ने से बेवजह की उलझन होगी या देरी होगी, तो उसके पास अलग अलग सुनवाई यानी सेपरेट ट्रायल्स का आदेश देने की पूरी पावर है। इससे प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहती है। चौथा हिस्सा, डिक्री को समझना। मुकदमे की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब सीधे उस नतीजे पर चलते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। फैसला एक औपचारिक डिक्री का रूप कैसे लेता है? आदेश 20 इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइंस देता है। निर्णय हमेशा खुले न्यायालय में ही सुनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, न्यायाधीश सुनाए जाने के वक्त उस पर तारीख डालेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। डिक्री की तारीख भी वही होगी जिस दिन फैसला सुनाया गया था। बिना साइन और बिना ओपन कोर्ट के डिक्री अस्तित्व में आ ही नहीं सकती। ये नियम पूरी प्रणाली को बेहद पारदर्शी बनाता है। तो असल में ये डिक्री है क्या? आसान शब्दों में डिक्री किसी भी न्याय निर्णय की वो औपचारिक अभिव्यक्ति है जो पक्षकारों के अधिकारों को निर्णायक रूप से फाइनल कर देती है। ये सिर्फ हार जीत का ऐलान नहीं है। डिक्री बहुत ही डिटेल में होती है। इसमें अनुदत्त, अनुतोष यानी रिलीफ और खर्चे स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। ये तक बताया जाता है कि ये खर्चे किस अनुपात में और किस संपत्ति से दिए जाएंगे, एकदम टू द पॉइंट। पांचवा और आखिरी हिस्सा, डिक्री का निष्पादन। डिग्री तो बन गई, पर क्या यहां काम खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अब आता है सबसे एक्शन वाला पार्ट, आदेश 21 यानी डिक्री का निष्पादन। जीतने वाले पक्ष को उसका हक असल में कैसे मिलेगा, ये यहां तय होता है। इस स्लाइड की सबसे कमाल की बात यह है कि आदेश 21 ये परमिशन देता है कि अगर देनदार की संपत्ति किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है तो डिक्री वहां भी भेजी जा सकती है, ताकि सिर्फ सीमाओं की वजह से किसी का न्याय अधूरा न रह जाए। इस निर्देश पुस्तिका के सटीक होने का एक और शानदार उदाहरण है आदेश 34, जो बंधक संपत्ति यानी मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी से जुड़ा है।
यहाँ कोई गोलमोल बात नहीं है, बल्कि एक सीधी चेकलिस्ट दी गई है। डिक्री का पालन करने के लिए क्या करना होगा? स्टेप 1, तय की गई राशि समय से पहले जमा करें। स्टेप 2, प्रॉपर्टी के सभी उपलब्ध दस्तावेज सौंप दें। और स्टेप 3, संपत्ति को सभी प्रकार के भारों से मुक्त करके ट्रांसफर कर दें। एकदम एक परफेक्ट मैनुअल की तरह काम करता है। और ये सिविल प्रक्रिया संहिता इतनी व्यापक है कि ये सिर्फ नियम ही नहीं बताती, बल्कि फिल इन द ब्लैंक वाले फॉर्म भी साथ में देती है। आदेश 34 नियम 4 के तहत बिक्री के लिए प्रारंभिक डिक्री के इस फॉर्म को ही देख लीजिए। इसमें वादी का नाम, मूलधन, ब्याज दर सब कुछ भरने के लिए जगह दी गई है। ये मॉड्यूलर अप्रोच न्यायालयों के काम को बहुत ही मानकीकृत और आसान बना देती है। तो इस पूरे ढांचे को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। कैसे 1908 का बना ये मॉड्यूलर ढांचा, जिसमें 11 भागों का विस्तार, शक्तियां देने वाले सेक्शंस और कदम दर कदम गाइड करने वाले ऑर्डर शामिल हैं, आज के आधुनिक भारत की इतनी विशाल और जटिल न्यायिक प्रणाली को इतनी सफलतापूर्वक चला रहे हैं। यकीनन ये इस कानून की दूरदर्शिता, स्पष्टता और बेहतरीन संरचना ही है जो इसे आज भी अजेय बनाए हुए है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।